Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. My name is Madiha and today I will discuss Compton effect with you. Before moving to the topic, I will recall some of the basic concepts which I have discussed before. So let's move to the topic. Okay dear students, from the definition, it's clear that Compton effect is quite simple, मगर उसके लिए थोड़ा सा ये है कि आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिवाइज़ करने पड़ेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है और उसके साथ आप एक ब्रिज बनाने में कामयाब हुए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आएगा और समझ भी आएगा। तो हमारे पास जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट है वो बेसिकली बस ये इतना सा टॉपिक है, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक्स हैं वो हमें थोड़ी सी क्या करनी है, उनको थोड़ा दोबारा रिकॉल करना है और उसको समझना है। सबसे पहले हम वो ब्रिज दोबारा से बना लेते हैं, वो कनेक्शन दोबारा डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिकॉल व्हाट आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स। I have told you that we have set off the radiations, right? Like in a band we may have multiple radiations. It could be light, it could be X-rays, gamma rays, radio waves, ये कुछ भी हो सकती थी, ठीक है। और हमने हर एक्सपेरिमेंट में हमने अपनी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली जिस भी रेडिएशन को उठाया उसके हिसाब से हमें क्या मिले, रिज़ल्ट्स मिले। अब हम ये करेंगे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी इन सारे रिज़ल्ट से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसमें यह है कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ हमने रिलेशन को एक्सप्लेन किया और हम इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर रेडिएशन के अंदर सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी रेडिएशंस हैं दे आर बेसिकली दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स को क्या करते हैं, उनसे मिलके बनी है। उन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया था फोटान का। उन फोटान की वजह से हमने बोला था कि रेडिएशन हमारे पास जो है, क्लासिकल फिज़िक्स ने उसको एज आ वेव कंसीडर किया था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमने उसको मैटर कंसीडर करके, तो अब हमारे पास अभी जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो डुअल आते हैं कि कभी वो एज आ वेव बिहेव करती है एक रेडिएशन या फिर वो मैटर की तरह बिहेव करती है। तो हर मैटर का क्या होता है, मोमेंटम होता है। इसी तरीके से मेरे पास जितनी भी रेडिएशंस होंगी उसके साथ क्या होगा, मोमेंटम एसोसिएटेड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, मैं दो वेव्स लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक्स रेज़ है और मेरे पास दूसरी वेव है, वो कौन सी है, लाइट वेव है। ये दो डिफरेंट रेडिएशंस हैं, ठीक है। अब इसका जो मोमेंटम है एक्स रेज़ का वो डिफरेंट होगा लाइट वेव से। तो मोमेंटम का किस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करते थे, हम ऐसे कहते थे कि जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसके फोटान में सिग्निफिकेंटली जो आप बिहेवियर देखेंगे, यानी ऐसे एक्सरे। अब ऑफ कोर्स ये एक्सरे इसमें भी फोटान्स हैं, लाइट वेव है इसमें भी फोटान्स हैं, लेकिन अगर इसके फोटान का मोमेंटम ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि इसके अंदर जो मैटर एज अ मैटर बिहेव करने का जो आप कह सकते हैं कि तरीका है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है या वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसी तरीके से लाइट वेव का अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो किसी और के लिहाज से, किसी और रेडिएशन के लिहाज से क्या होगा, कंपैरिजन अगर हम करें तो उसके फोटान क्या होंगे, उसका मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा एक एनर्जी है बिहेव करने की एज अ मैटर वेव, सॉरी मैं एज अ मैटर, ठीक है। वेव और मैटर को आपने इस तरीके से डिफरेंस रखना है। तो that's how we basically differentiate the I must say कि आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं किस किस को,
कि उनके मोमेंटम की बेस के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कब उसने एज आ बिहेव करना है एज अ मैटर और कब उसने बिहेव करना है, रेडिएशन ने बिहेव करना है एज अ वेव। ठीक है, उसके अलावा और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरह की उसको एक्सपेरिमेंट के सामना उससे करवाते हैं, मतलब किस तरह के हम उसके साथ हम किस तरह की उसको असम्बली देते हैं कि वो एज अ मैटर के तौर पे बिहेव करे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर मैं जैसे अगर अभी आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट का, तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हमारे पास आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट में कि हमें क्यों कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हमें ये पता चला कि जो हमारे पास एक्सरे को जो फोटान में यूज़ करूँगी वो एज अ पार्टिकल बिहेव करेंगे। तो यहाँ से आई होप कि आई एम प्रिटी मच क्लियर नाउ आई विल मूव कि आपके पास अगर ये मैटर है, मतलब अगर आपके पास ये जो फोटान है वो पार्टिकल है, तो वो क्या करता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो उसके लिए हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 पे। आई होप कि आप सब बच्चों को याद होगा। चैप्टर नंबर 3 में हमने कुछ कोलियंस का डिस्कस किया था, जिसको हमने इलास्टिक कोलियन बोला था। उसमें हम क्या बोलते थे कि आपके पास 2 बॉल्स हैं जिसमें आपके पास एक की स्पीड क्या थी, v1 है, और उसका मास क्या है, m1, और स्पीड v1 के साथ वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है अगर हम डायरेक्शन की बात करें, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2, और ये इसका मास या इसको हम m2 बोलते थे। ठीक है, तो क्या है, इनिशियली m2 अगर रेस्ट पे है, मूव ही नहीं कर रहा, तो दोनों का मैसेज को हम सपोज अगर इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने जाके इससे टकराया था, टकराने के बाद खुद रेस्ट की हालत में आ गया था, और उसी स्पीड के साथ, यानी इलास्टिक कोलियन को मैं ले रही हूँ, तो उसी स्पीड के साथ क्या हो रहा है, m2 मूव करना शुरू हो जाता है उसी लाइन के अंदर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो क्या हुआ बेसिकली कि यानी कि अभी मैंने क्या करवाया, ये बेसिकली क्या है, पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन या मैटर टू मैटर इंटरेक्शन ही हुआ है ना। बॉल्स क्या है, बॉल्स आपके पास क्या है, आपके मैटर्स होते हैं। ठीक है, या पार्टिकल हैं। अब आपके पास क्या है जी, कि जब इन्होंने एक दूसरे से टकराया तो क्या हुआ, बेसिकली व्हाट हैपेंड, मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ। इसी तरह से अगर मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें आपके पास था कि अगर एक खिड़की पे पत्थर लगता है तो उसमें क्या होता है कि आपको जो एनर्जी है वो किस तरीके से डिवाइड हुई हुई है। तो उसका हमने आंसर दिया था कि उसमें हमारे पास हीट एनर्जी थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, इस तरीके से हमने एनर्जी को डिवाइड किया हुआ था। तो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि कोलियन में यानी टकराव में आपके पास एक तो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है और दूसरा एनर्जी की भी डिवीजन होती है। तो ये बिल्कुल आपने अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो जब किसी एनर्जी की सपोज में अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एक हाई एनर्जी का फोटान है, याद रखिएगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी शॉर्ट होगी। और अगर एक लो एनर्जी का फोटान है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसके साथ जो एसोसिएटिव वेवलेंथ क्या होगी, वो लॉन्ग होगी। ओके, अब हम इसी बेस के ऊपर क्या करेंगे, इसी बेस पे मैं आपको समझाऊंगी कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए मैंने एक लिखी है, एक डेफिनेशन लिखी है। इसमें मैंने क्या मेंशन किया है कि द फेनोमेना इन विच द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटान इज़ ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटान। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि जी हमारे पास कुछ स्कैटर्ड वेवलेंथ आने वाली है और वो बड़ी है किससे, इंसिडेंट फोटान से। तो क्यों ना हम पहले डायग्राम को देख लें और उसमें समझें कि हम क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आई होप कि आप सब बच्चों को ये डायग्राम नज़र आ रही है। बेसिकली दिस इज़ पार्ट ऑफ योर बुक, आपकी बुक से मैंने ये लिया है हिस्सा। इसको जूम कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। ओके बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक्सरे का सोर्स है। ठीक है, ये एक्सरे का सोर्स है जिसमें से क्या निकल रही है, एक्स रेज निकल रही है। याद रहे कि एक्स रेज हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो बैंड मैंने आपसे ये साथ डिस्कस किया था उसमें हमारे पास क्या है, एक्स रेज हाई एनर्जी वेव्स हैं। दैट मीन्स कि इनका दूसरों की निस्बत क्या होगा, इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, जो बाकी रेडिएशन है उनके मुकाबले में इनकी जो रेडिएशन है एज़ कम्पेयर टू देम क्या होगी, स्मॉल होगी। इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है।
इसने क्या किया कि ये आपके पास मेटल एक सरफेस है, इसके ऊपर टकराया। मेटल सरफेस में क्या हमने सपोज कर लेना कि ये मेटल सरफेस है। मेटल में वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, बट दैट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। लेकिन हम इसमें भी सपोज कर लेते हैं कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और लूजली बाउंड है। इसने क्या किया कि आप ये देखेंगे, बड़े मज़े की बात हुई है यहाँ पे, और इस बात को अपने गौर से समझना है कि इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ है, ऑफ कोर्स एनर्जी है। इसने इस मेटल से टकराया, इसके अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इलेक्ट्रॉन्स को कर दिया नॉकआउट, ठीक है। और क्या हुआ उसके बाद, क्या हमें फिनोमेना ऐसा सामने आया जिसको हमें दोबारा से या आप ये कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हमें हेल्प हुई अंडरस्टैंड करने में रेडिएशन के मैटर बिहेवियर को, यानी कि रेडिएशन एज अ मैटर बिहेव करती है। तो उसमें देखते हैं कि हमारे पास ये इंसिडेंट वेवलेंथ हमने मेजर की, ठीक है। और हमने देखा कि आपके पास एक एंगल से क्या हुआ, वही फोटान टकराने के बाद क्या हुआ, नॉकआउट करने के बाद आपके पास क्या हुआ, स्कैटर हो गया, यानी वो फोटान स्कैटर हो गया। स्कैटर कब होता है आपके पास कोई चीज़, जब आप कुछ टकराते हैं, मतलब किसी एक स्कैटर, एक वेव तो नहीं हो सकती, वेव तो डिफ्लेक्ट हो सकती है। एक बाल जब कोलाइड करता है तो जाहिर बात है नॉकआउट करेगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये फोटान है, टकराया और ख़ुद किसी और डायरेक्शन में चला गया। तो जिस डायरेक्शन में गया उस फोटान की जब हमने वेवलेंथ फाइंड की तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि उस फोटान की जो वेवलेंथ थी वो कम थी इस इंसिडेंट फोटान की वेवलेंथ से। क्या मतलब है इस बात का, यानी इंसिडेंट फोटान ने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन को, और जो हमें मिल रहा है, जो हमें यानी इंसिडेंट फोटान ने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया किसके साथ टकरा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा है। तो जिसके साथ टकराएगा उसके साथ उसको मोमेंटम अपना ट्रांसफ़र किया। तो जो रिजल्टेंट हमें फोटान मिला, उससे अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है उसमें ये क्या हो रहा है कि रिजल्टिंग जो फोटान हमें मिल रहा है स्कैटर होने के बाद, उसका मोमेंटम क्या हुआ हुआ, कम हुआ हुआ है। ऑफकोर्स वो अपना मोमेंटम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो मोमेंटम, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मोमेंटम का कौन सा रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ, मोमेंटम का इन्वर्स रिलेशन होता है। जो पहले वाला इंसिडेंट फोटान था उसका तो मोमेंटम ज़्यादा था, एनर्जी भी ज़्यादा थी, क्योंकि मोमेंटम और एनर्जी एक दूसरे के क्या, कौन सा रिलेशन है इनका, एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है। मोमेंटम भी ज़्यादा, एनर्जी भी ज़्यादा और वेवलेंथ कम। लेकिन जब हमने इंसिडेंट का देखा तो स्कैटर्ड का देखा तो उसका तो मोमेंटम कम था और उसकी जो वेवलेंथ थी वो क्या हो गई, जो वेवलेंथ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब दैट मीन्स कि वो आपके पास किसी और रेडिएशन का फोटान आपको अगर उसको देखें तो वो मे बी दैट इज़ पॉसिबल कि वो आपको मिले। Dear students, I hope I was able to make my point clear. Now I will try to read out the whatever your book has mentioned. तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। Okay dear students, now let's say कि आपकी बुक में क्या लिखा है। Compton, Arthur Holly Compton at Washington University in 1923 studied a scattered of X-ray by loosely bound electrons from a graphite target. ठीक है, graphite target उसने यूज़ किया and he measured the wavelength of X-rays scattered at an angle theta with the original direction. Okay. He found that the wavelengths जो scattered हुई है आपके पास of the scattered X-rays is larger than the incident X-rays। यानी मेरे पास दो तरह की वेवलेंथ है, एक इंसिडेंट वेव और एक स्कैटर्ड वेव। और स्कैटर्ड वेव जो है वो बड़ी है किससे, इंसिडेंट वेवलेंथ से। तो यानी कि जो टोटल चेंज आया, बड़ी में से अगर छोटी को हम माइनस करें तो उसको हम बोला जाता है कि इसको एज अ होल बोला जाता है चेंज इन वेवलेंथ। और इस चेंज इन वेवलेंथ को हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, यानी ये जो चेंज है इसको बोला जाता है कॉम्पटन शिफ्ट। दिस इज़ नोन एज द कॉम्पटन इफेक्ट। इस सारे प्रोसेस को जिसमें चेंज आया वेवलेंथ का
और आपके पास फोटान ने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन को। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये कॉम्पटन इफेक्ट है। द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरेज कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल वेव थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर हम इसको एज अ वेव बिहेव करवाते तो क्या होता? अगर हम हम कहते हैं कि रेडिएशन एक वेव है, ऑसिलेटिंग अगर हम वेव है, तो ये देखिए अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। जब ट्रांसमिट हो जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा? इस इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास अगर हम मोमेंटम को कैलकुलेट करें या वेवलेंथ को कैलकुलेट करें, वेवलेंथ को बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ये जब आपके पास इसके साथ टकराता है या ये अगर ऐसा वेव बिहेव कर रहा है तो हमारे पास इसमें कोई चेंज नहीं आएगा वेवलेंथ में, ठीक है। तो क्लासिकल वेव थ्योरी कुडंट एक्सप्लेन दिस फेनोमेना। कॉम्पटन सजेस्टेड दैट एक्सरेज कंसिस्ट ऑफ फोटान्स। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सरेज जो है फोटान्स हैं और फोटान्स क्या हैं? वो पार्टिकल्स हैं। अगर पार्टिकल्स हैं तो उस तरह का फेनोमेना करें ना, इलास्टिक कोलिजन वाला फेनोमेना करें। एंड दे सफर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स लाइक बिलियर्ड बाल, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दी। इन दिस कोलिजन अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट फोटान एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन। ये बात मैंने आपको बार बार पूरे लेक्चर में बताई है कि इसका फोटान अपना किधर गया? ये जो स्कैटर्ड फोटान है इसकी मोमेंटम कम था, किधर गया? उसने ट्रांसफ़र कर दिया किसको? जिसके साथ टकरा रहा है। किसके साथ टकरा रहा है? इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो वही वहाँ पे चला गया। अप्लाइंग एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, हम क्या करते हैं टू द प्रोसेस, तो उसमें हमारे पास एक बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन आती है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लकीली हमारे पास सिर्फ एक रिजल्ट है विच इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये मैं यूजुअली हम बीएससी के बच्चों को करवाते होते हैं। इसकी जो सारी डेरिवेशन है हमारे पास सिर्फ जो रिजल्ट है वो आपने सिर्फ माइंड में रखना है। रिजल्ट हमारे पास क्या है? डेल्टा लेमडा, या अगर आप लेमडा एस माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये फार्मूला भी माइंड में रखें क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एज अ होल अगर कॉम्पटनशिप की बात आती है तो आप इस फार्मूला को याद रखें, और अगर आप इसको थॉरली देखेंगे तो आपके पास ये फार्मूला यहाँ से आया, जहाँ पे लेमडा एस क्या है? स्कैटर्ड फोटान की वेवलेंथ, लेमडा आई क्या है? इंसिडेंट फोटान की वेवलेंथ। ओके, फिर एम नॉट इज़ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके जी, इस फैक्टर को कैलकुलेट किया गया और इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। तो क्या वैल्यू आई है? 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, सॉरी ये वैल्यू आ गई। इन दो वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। ओके, अब हम दो केस कर लेते हैं। स्पेशल केस हेडिंग दे दें। स्पेशल केस हेडिंग देके आप लिख दें इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0। तो थीटा अगर 0 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसमें मैंने मेंशन किया कि एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ 0। तो मैंने थीटा को 0 पुट कर दिया उसी इक्वेशन में। तो कॉज ऑफ 0 हमें पता है क्या होता है? 1। तो ये सारी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। ये सारी की सारी इक्वेशन मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल। तो डेल्टा लेमडा का हमें पता है क्या होता है? लेमडा एस माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लेमडा एस इन स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ हमारे पास, जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब आपके पास ये इक्वल हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। दैट मीन्स के अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, ये क्लासिकल का बेसिकली एक्सप्लेनेशन, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। दैट मीन्स कि देयर इज़ नो चेंज इन द वेवलेंथ एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन द कॉम्पटन इफेक्ट व्हेन ऑन दिस बिहेवियर। तो हम कहते हैं कि अब हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू है जी 90 डिग्री, तो हम क्या कहते हैं इसके बारे में बात। अगर थीटा हमारे पास 90 है तो हम क्या होगा? इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करें आप। तो 1 माइनस कॉज ऑफ 90 क्या होता है? 0। डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ 90, ये होगा 0। और हमारे पास क्या हो जाएगी? डेल्टा लेमडा की ये वैल्यू आपके पास इतनी आ जाती है, ठीक है। तो दैट वाज फाउंड टू बी इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद द कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट रिजल्ट which again is a striking confirmation of the particle like interaction of the electromagnetic waves with the matter। यानी कि इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट आता है
और ये एक केस इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, एक मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, खुद से करवा दिया कि थीटा की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपके पास क्या इफेक्ट पड़ता है। 2 डिफरेंट केसेस के लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ तक था जी हमारे पास कॉम्पटन इफ़ेक्ट, और कॉम्पटन को इस ह्यूज एक्सपेरिमेंट पे क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला, विच वाज अगेन ह्यूज, यूँ में से कि आपके पास ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन अगेन. So in this way, this experiment was very helpful, and dear girls, I hope my lecture is pretty clear and you have enjoyed the lecture. Inshallah हम अगले लेक्चर में इसमें मेरी आपसे मुलाकात होगी. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.